स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? ऑप्शन है 5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 0 डिग्री, 24 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब कभी कभी पूछ देता है कि पृथ्वी कितने डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.9 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किए थे जे थॉमसन। तो ये भी याद रखिएगा इसके लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब प्रोटॉन का खोज किए थे रदरफोर्ड। इसके ऊपर भी क्या होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, एक और होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किए थे आपका चैडविक। ठीक है, इस पे इसका जो द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। और इस पे जो चार्ज होता है वो होता है उदासीन। ये किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल का उदाहरण है गेहूं, चावल, मक्का, तरबूज। देखिए रबी की फसल का उदाहरण जो आपका गेहूं है। ठीक है, गेहूं है। तो यहाँ रखिएगा कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे चावल और मक्के की बात की जाए तो ये दोनों खरीफ के फसल के उदाहरण है, और तरबूज की बात की जाए तो ये जायद के फसल का उदाहरण है। कभी कभी पूछ जाता है इनका टाइमिंग, बोने की टाइमिंग क्या होती है, किस समय बोया जाता है? तो रबी की फसल बोया जाता है आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में। और क्या होता है कि खरीफ की फसल जो बोया जाता है वो जून जुलाई के बीच में। और यहाँ पे जायद की बात की जाए तो जायद जो होता है फरवरी मार्च में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट द्वारा मिट्टी में कौन सा रंग पाया जाता है? काला, लाल, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के द्वारा मिट्टी में काला रंग पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसी वजह से काली मिट्टी होती है। अब काली मिट्टी जो होता है किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ये होता है कपास के लिए। कपास के लिए क्या होता है, सबसे उपयुक्त रहती है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, हृदय गति को प्रभावित करता है अम्लीयता, क्षारीयता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों क्या होता है, हृदय गति को प्रभावित करते हैं। जब अम्लीयता होता है तो क्या होता है, हृदय गति बढ़ जाती है, और जब क्षारीयता होता है तो हृदय गति कम हो जाती है। हृदय के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय को कितने चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में? तो 4 चैम्बर होते हैं। तो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलासफी जूलॉजी पुस्तक किसने लिखा है? तो ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, लैमार्क, डार्विन, रॉबर्ट हुक। देखिए ये क्या होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, फिलासफी जूलॉजी पुस्तक लैमार्क ने लिखा था। और जो डार्विन है उन्होंने लिखा है द ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेज। और रॉबर्ट हुक की बात की जाए तो इन्होंने क्या लिखा था, माइक्रोबायोग्राफी लिखा था इन्होंने। इन्होंने कैरोलस लिनियस की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था आपका सिस्टेमा नेचुरी, उसके बाद फिलोसफी ऑफ बॉटनिका, जेनरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम। इन्होंने 4 बुक लिखा था। अगला बात की जाए, मानव मस्तिष्क किस कक्षा के अंदर बंद रहता है? तो ऑप्शन है पेरिकार्डियल, मेनिंजेज, क्रेनियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव मस्तिष्क जो होता है आपका क्रेनियम के अंदर बंद रहता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए कि पेरिकार्डियल की, तो क्या होता है, एक द्रव है जो हृदय के चारों ओर पाया जाता है। आईसी के चारों ओर एक और लेयर होता है जिसको पेरिकार्डियम लेयर कहा जाता है। अब मेनिंजेज की बात की जाए तो मस्तिष्क के चारों ओर एक लेयर होता है, इसी को कहते हैं मेनिंजेज। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है कौन सा है? कूलम्ब, वोल्ट प्रति मीटर, ओम, वोल्ट। देखिए विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कूलम्ब जो है आवेश का मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का, और वोल्ट जो है आपका विभवांतर का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है आपका विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है कि आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और एक और पूछा जाता है कि ए मीटर किस में जोड़ा जाता है, किस क्रम में? तो ए मीटर जो होता है आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी पूछ जाता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है
कैलोरीमीटर, वोल्टमीटर, एक्यूमुलेटर, आमीटर। तो देखिए क्या होता है, एक्यूमुलेटर जो होता है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कैलोरीमीटर जो होता है टेम्परेचर मापने का कार्य करता है, वोल्टमीटर विभवांतर, आमीटर क्या होता है धारा मापने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 2.42, 1.5, 1.41। देखिए क्या होता है कि जो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, और 2.42 जो होता है डायमंड का होता है, 1.5 जो होता है बेंजीन का होता है, और 1.41 जो होता है आपका केरोसिन ऑयल का होता है। ठीक है, अपवर्तनांक की बात करें तो इसका फार्मूला होता है N=C/V। सी जो होता है कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल, और V जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छे फ्यूज तार किससे बना होता है? एल्युमिनियम, कापर, चांदी, टीन। देखिए अच्छे फ्यूज तार जो होते हैं आपके टीन के बने होते हैं। ठीक है, और जो सस्ते फ्यूज तार होते हैं वो टीन और शीशा दोनों को मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब फिलहाल इस समय फ्यूज तार का प्रयोग कम हो गया। इस समय MCB का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? मिनिएचर सर्किट बोर्ड। इसका फुल फॉर्म करके पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? अपवर्तन, परावर्तन, दोनों, अपरकीड़न। तो देखिए इंद्रधनुष जो होता है दोनों कारण बनता है, अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, इंद्रधनुष में कलर की संख्या होती है 7, और कभी कभी पूछ जाता है कि इंद्रधनुष में बीच में कौन सा कलर होता है, तो होता है ग्रीन। तो याद रखिएगा हरा जो कलर क्या होता है बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन करता है? नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा नहीं रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब देखिए बात की जाए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो होता है बल्ब। अब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो होता है मोटर। अब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की बात करें तो होता है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिथ किसे कहते हैं? ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहा जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है आपका क्यूक्लाइम का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका बुझा हुआ चूने का। अगला क्वेश्चन है, पीला आर्सेनिक किसे कहा जाता है? अल्फा आर्सेनिक को, बीटा आर्सेनिक को, गामा आर्सेनिक को, इनमें से कोई नहीं। देखिए पीला आर्सेनिक जो होता है अल्फा आर्सेनिक कहा जाता है, और काला आर्सेनिक बीटा आर्सेनिक कहा जाता है, और गामा आर्सेनिक को क्या होता है? धूसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है? यूरिया, पोलोनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए प्रथम मानव निर्मित तत्व जो होता है पोलोनियम है। ठीक है, पोलोनियम याद रखिएगा। अब पोलोनियम के पास सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, वो होते हैं 27। अब पूछा जाता है यूरिया के बारे में बात की जाए तो यूरिया क्या होता है? प्रथम मानव निर्मित यौगिक है। ठीक है, कंपाउंड। तो याद रखिएगा यूरिया में क्या होता है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब किस कांच से बना होता है? पोटास कांच, फ्लिंट कांच, क्राउन कांच, सोडा कांच। देखिए विद्युत बल्ब जो होता है आपका फ्लिंट कांच से बना होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब पोटास कांच से क्या होता है? प्रयोगशाला में उपकरण बनते हैं। और क्या होता है? क्राउन कांच से बात की जाए तो धूप वाले चश्मे, और सोडा कांच से क्या होता है आपका? बोतल बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? रसीले रोम, बीज पत्र, एरिल, पुष्पासन। तो देखिए लीची का हम लोग क्या होता है? एरिल भाग खाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या होता है? रसीले रोम जो होता है हम लोग नींबू के रसीले रोम खाते हैं। और बीज पत्र की बात की जाए तो हम लोग काजू के बीज पत्र खाते हैं। और पुष्पासन की बात की जाए तो सेब का हम लोग पुष्पासन भाग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिक, पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डुस, पैंथरा टाइग्रिस। देखिए बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है पैंथरा टाइग्रिस है। अब पैंथरा पार्डुस की बात की जाए चीता का है, और पैंथरा लियो की बात की जाए तो शेर का है, और फेलिस डोमेस्टिका की बात की जाए तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और एक और बात पूछा जाता है कि वैज्ञानिक नाम के फादर कौन है? द्विनाम पद्धति के फादर है कैरोलस लिनियस। तो भी याद रखिएगा। ठीक है, लिनियस, तो दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण है? न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लोबुलिन,
फास्फोप्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोप्रोटीन जो है संयुग्मिक प्रोटीन का उदाहरण है, और ग्लोब्यूलिन और फास्फोप्रोटीन जो है सरल प्रोटीन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मानव मुख में चौड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? 8, 4, 12 और 8। तो देखिए मानव मुख में चौड़क दांतों की संख्या होती है 12, ठीक है। और क्या भी पूछा जाता है कभी कभी कि मानव मुख में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इनको एक कोड होता है, इस तरह से याद किया जा सकता है, ICPM। तो इनका हो जाएगा 2, 1, 2, 3। अब जिनकी संख्या निकालनी होगी उसमें 4 से गुणा करा देंगे। जैसे कि मोलर चौड़क की बात की जाए तो 3 चौको 12, 12 दांत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला बात की जाए, अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स, अग्नाशय, अमाशय, लीवर। देखिए अवशेषी अंग जो है आपके, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही, अपेंडिक्स है, ठीक है। अब अपेंडिक्स की बात की जाए तो क्या होता है? देखिए छोटी आंत गई, अगर ये बड़ी आंत हुई तो इनके बीच में एक छोटा सा पाइप पाया जाता है जिसको सीकम कहा जाता है। इनके ऊपर एक अंगुली लुमा संरचना होता है, इसी को क्या होता है हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, जो इस समय हम लोगों में सक्रिय नहीं है, तो इसीलिए इसको अवशेषी अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वास नली कितनी लंबी होती है? 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। देखिए श्वास नली होती है 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला बात की जाए, 1 ग्राम का वसा ऑक्सीकरण में कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा? तो देखिए यहाँ पे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होगा? उत्पन्न होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम को किस नाम से जानते हैं? प्रमस्तिष्क, मेटेंसिफेलान, सेरिब्रल, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मेटेंसिफेलान नाम से सेरिब्रम को जानते हैं। ये क्या होता है? नियंत्रण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, नलिका युक्त ग्रंथि कौन सी है? बहिस्राव ग्रंथि, अंतःस्राव ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहिस्राव ग्रंथि को नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, और नलिका विहीन ग्रंथि जो होता है अंतःस्राव ग्रंथि कहते हैं। अब मिश्रित ग्रंथि में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि के एग्जाम्पल क्या है? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है आपका मिश्रित ग्रंथि के एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भौतिक परिवर्तन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना। अगला क्वेश्चन है, दलदल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हिलोफाइटस, लिथोफाइटस, सेमोफाइटस, एरिमोफाइटस। देखिए दलदल में उगने वाले पौधों को कहा जाता है हिलोफाइटस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और जो लिथोफाइटस की बात की जाए तो इसको क्या होता है? चट्टान पर उगने वाले पौधे को कहा जाता है। और सेमोफाइटस जो होता है बालू पर उगने वाले, और एरिमोफाइटस जो होता है रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिक तत्व के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, तीनों। देखिए क्रांतिक तत्वों के नाम से तीनों को जाना जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। दोस्तों यदि हमें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।